हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासरूम। और आज हम डिस्कशन करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उससे पहले हमने डिस्कशन किया था गुलेन-बेरी सिंड्रोम। ये तीनों ही आपके जो डिसऑर्डर हैं वो हैं आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के हेल्दी सेल्स को डैमेज करता है। जीबीएस के अंदर क्या था आपका गुलेन-बेरी सिंड्रोम, जो कि आपके साइंटिस्ट के नेम पर इस डिजीज का नाम रखा गया था। इसके अंदर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका डैमेज होता है, जिसके अंदर आपका जो माइलिन सीट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, वो आपका डैमेज हो रहा था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो माइलिन सीट है वो आपका डैमेज हो रहा था, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो माइलिन सीट है वो आपका डैमेज हो रहा था। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो नर्व का और मसल्स का जो जंक्शन होता है, जहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व के एंडिंग से मसल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं, वहां पर आपके जंक्शन पर रिसेप्टर जो रहते हैं एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स, वो आपके डैमेज हो जाते हैं, जिनकी वजह से आपका मसल्स वीकनेस हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गुलेन-बेरी सिंड्रोम, इसके अंदर क्या था आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी बोथ एक्सट्रीमिटीज, बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड चेस्ट एंड एब्डोमेन, जो भी आपका पेरिफेरल रीजन है, इसका जो माइलिन सीट है वो आपका डैमेज हो रहा था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका माइलिन सीट डैमेज हो रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या हो रहा है, जैसे आप ये जो पार्ट देख पा रहे हैं, ये आपका पार्ट है टर्मिनल बटन्स, जो आपका न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो एंड पार्ट होता है, जिसे हम टर्मिनल्स कहते हैं, वहां पर जो टर्मिनल वेसिकल्स आता है, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स आता है, जो अपने साथ में क्या लेकर के आता है, एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन यहां से आपका रिलीज होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो रिसेप्टर है, और ये जो आप वाई शेप देख पा रहे हैं, ये आपके क्या है, एंटीबॉडीज। तो आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये जो रिसेप्टर साइट है, रिसेप्टर साइट जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये आपका रिसेप्टर साइट है। रिसेप्टर साइट को ये क्या कर देते हैं, एंटीबॉडीज ब्लॉक कर देते हैं। जैसे इसने ब्लॉक कर दिया, ये ब्लॉक हो गया आपका, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। अगर आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका एसिटिल कोलिन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपका ब्लॉक रिसेप्टर से पास नहीं हो पाता। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका क्रॉस हो गया एसिटिल कोलिन, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, मसल्स जो है वीक हो जाती है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर ये कंडीशन डेवलप होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये आपका नर्व सेल है। ये जो नर्व सेल को हमने यहाँ पर डायलेट करके देखा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो वेसिकल्स है यहाँ से आपका ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन हुआ, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिलीज होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आप देख पा रहे हैं ये जो आपका क्रॉस लगा हुआ है, ये आपका क्या है, एंटीबॉडीज ने आपके रिसेप्टर्स ब्लॉक कर दिए। ये आपका एसिटिल कोलिन, ये आपका एंटीबॉडीज एंड ब्लॉक्ड रिसेप्टर्स। तो एसिटिल कोलिन जो रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपका एसिटिल कोलिन क्रॉस नहीं करता है। क्रॉस न होने की वजह से ये आपका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, और आपकी जो मसल्स है वो आपकी वीक हो जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं मसल सेल्स, ये रिड्यूस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, रिड्यूस मसल जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपकी मसल्स जो है वीक हो जाती है। तो ये आपका कंडीशन डेवलप होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। तो आज हम पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन एंड नर्सिंग केयर प्लान। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इंट्रोडक्शन। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वहां पर जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स है वो आपके डैमेज हो जाते हैं।
डैमेज होने का रीजन क्या है? आपके एंटीबॉडीज। आपके एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स को डैमेज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स मसल्स तक आपका नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स वीक हो जाती है। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? माइस्थेनिया क्या है? साइंटिस्ट है कि नहीं है? तो माइस्थेनिया और ग्रेविस, देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस जो है दो लैंग्वेज से लिए गए हैं, आपकी ग्रीक एंड लैटिन वर्ड। माइस्थेनिया ग्रेविस आपका ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड है। ग्रीक वर्ड है आपका मेस, जिसका मतलब होता है मसल्स, एंड एस्थेनिया मीन्स वीकनेस, एंड लैटिन वर्ड है आपका ग्रेविस। ग्रेविस का मतलब सीवियर। माइस्थेनिया ग्रेविस वर्ड का मीनिंग क्या बना? सीवियर मसल्स वीकनेस। माइस्थेनिया ग्रेविस डिस्कवरी करने वाले थे थॉमस विलस। थॉमस विलस ने 1672 के अंदर एक वुमेन के अंदर देखा कि जो वीकनेस है वो आपकी फ्लैक्चुएट हो रही है। यानी थॉमस विलस ने अपनी रिसर्च स्टडी के अंदर 1672 में देखा कि एक जो फीमेल है उनके अंदर जो वीकनेस आ रही है वो फ्लैक्चुएट हो रही है, यानी चेंजेस हो रहा है, मसल्स वीकनेस के अंदर चेंजेस हो रहा है। और जनरली जो है कुछ सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं, जैसे आपका लेग मसल्स वीकनेस है, डबल विजन है, आई के अंदर प्रॉब्लम है, स्पीकिंग प्रॉब्लम है, च्यूइंग प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सॉलोइंग प्रॉब्लम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम जो है उस फीमेल के अंदर नजर आ रहा था। तो ये थॉमस विलस ने 1672 में इस माइस्थेनिया ग्रेविस का डिस्कवरी किया था। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का डेफिनेशन क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डैमेज करता है, जिसके अंदर स्पेशली क्या करता है, जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स हैं उनको ये डैमेज करता है। यानी it is an autoimmune neuromuscular disease characterized by the fluctuating muscle weakness and fatigue, particularly in the muscle involved in the eye movement, facial expressions, chewing, swallowing and speaking. यानी इसके अंदर जो मसल्स जनरली जो वीकनेस देखने को मिलता है वो आपके फेशियल मसल्स, चूइंग, सॉलोइंग एंड स्पीकिंग मसल्स देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर ये जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स हैं ये आपके ओपन हैं, और आपके मसल्स के अंदर ये जो एसिटिल कोलिन है ये आपके ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे आप ये एरो देख पा रहे हैं, ये आपका एसिटिल कोलिन मसल्स के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर ये सेकंड इमेज में आप देखिए, ये जो एंटीबॉडीज है इसने एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया। इसको भी ब्लॉक कर दिया, ये भी ब्लॉक कर दिया, ये भी ब्लॉक कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने ट्रांसफर हो रहे हैं एसिटिल कोलिन, और यहाँ पर केवल कुछ ही एसिटिल कोलिन ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी मसल्स जो है वीक हो जाती है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के माइस्थेनिया ग्रेविस होते हैं। नंबर 1 है आपका ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस। नाम से पता चल रहा है ऑक्यूलर मींस रिलेटेड टू द आईज। तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो आई मसल्स हैं वो आपकी वीक हो जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपके ब्लरी विजन, डबल विजन जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिया सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका नर्व एंडिंग होता है वो आपका डैमेज हो जाता है। थर्ड है आपका कॉन्जेनाइटल माइस्थेनिया सिंड्रोम। कॉन्जेनाइटल मीन्स बाय द बर्थ इटसेल्फ। तो इस तरीके से मेनली आपके 3 टाइप्स के माइस्थेनिया ग्रेविस होते हैं, ओएमजी, एलईएमएस एंड सीएमएस। ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जैसे अभी हमने डिस्कशन किया, इसके अंदर आई की जो मसल्स हैं वो आपकी वीक हो जाती है, फटीग हो जाती है, जिनकी वजह से क्या होता है, आपका आई का मूवमेंट नहीं हो पाता है। नॉर्मली अभी क्या करते हैं, अभी आप राइट साइड देखना है, आपको लेफ्ट साइड देखना है, आप देखना है, डाउन देखना है, सर्कुलर मोशन में देखना है, आपकी आई बॉल मूवमेंट करती है। तो ये आई बॉल का जो मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑक्यूलर मसल्स के द्वारा, जो इसको कंट्रोल करके रखती है। लेकिन अगर मसल्स वीकनेस हो जाएगा
इस आई बॉल का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और ये आई बॉल जो है स्टिफ हो जाएगी, एक जगह कांस्टेंट हो जाएगी और मूवमेंट नहीं हो पाएगा। जब इस आई बॉल का मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो आपको क्लियरली विजुअलाइजेशन नहीं होगा और विजुअलाइजेशन का आपका एडजस्टमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी ब्लरी विजन, डबल विजन, इस तरीके से आपके सिम्टम्स नजर आएंगे। तो जनरली आपकी ऑकुलर मसल्स क्या क्या होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड सुपीरियर रेक्टस। तो रेक्टस आपकी 4 मसल्स होगी। इंफीरियर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका इंफीरियर रेक्टस। लेटरल रेक्टस जो आपके लेटरल साइड में, ये जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं, ये आपका लेटरल रेक्टस। मीडियल रेक्टस जो आप मिडिल में आप देख पा रहे हैं, आपका मीडियल रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस जो आपका ये देख पा रहे हैं, ये आपका सुपीरियर रेक्टस। इंफीरियर ऑब्लिक, अब ये जो मसल्स होगा ये आपके ऑब्लिक शेप में होगा। इंफीरियर ऑब्लिक, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये आपका ऑब्लिक शेप में है मसल्स, इंफीरियर ऑब्लिक। नेक्स्ट है आपका सुपीरियर ऑब्लिक, ये आप जो देख पा रहे हैं येलो कलर का, ये आपका सुपीरियर ऑब्लिक। एंड लास्ट है आपका लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियस, ये जो लास्ट आप देख पा रहे हैं, ये है आपका लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियस। नेक्स्ट इमेज में और क्लियर करते हैं इसको। ये आपका इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरस, ये आपका जो मसल्स है, एंड ट्रोक्लिया, ये आपका उधर स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आपकी मसल जो है आई का मूवमेंट कराती है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में मूवमेंट कराती है। अगर ये मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं तो आपकी आई बॉल कॉन्स्टेंट हो जाती है और विजुअल प्रॉब्लम होने लग जाती है। नेक्स्ट टाइप है आपका लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिया सिंड्रोम। इसके अंदर क्या है, आपका जो एंटीबॉडीज है वो आपकी जो नर्व एंडिंग है उसको डैमेज करता है। जैसे नॉर्मली क्या हो रहा है, आपका एंटीबॉडीज रिसेप्टर को डैमेज कर रहा है, जो आपके एसिटिल कोलिन रिसेप्टर है उसको डैमेज कर रहा है। लेकिन लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिया अगर सिंड्रोम हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो नर्व एंडिंग है ये आपका डैमेज हो जाता है। ये जो आपके एंटीबॉडीज हैं ये आपके नर्व एंडिंग को डैमेज कर देते हैं। डैमेज करने की वजह से डिफरेंट टाइप के आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी नर्व एंडिंग में इंटर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाता है। और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो मसल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से आपका सेम कंडीशन मसल्स वीकनेस देखने को मिलता है। लास्ट है आपका कंजेनाइटल माइस्थेनिया सिंड्रोम, बाय द बर्थ इटसेल्फ रहता है, जिसके अंदर आपकी नर्व और मसल्स के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता है बाय द बर्थ इटसेल्फ। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट टाइप की आपकी इमेजेस जो है, मूवमेंट जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कॉजेज ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। तो कॉजेज के बारे में जैसे हमने डिस्कशन किया कि आपका गुलेन बेरी सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये तीनों ही आपके क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और जहां पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम इस डिजीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं? नंबर 1, ऑटो इम्यून मैकेनिज्म, जो आपके 90% जो चांसेस होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के, वो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडीज इन्वॉल्व, यानी माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर को जो डैमेज कर रहे हैं उसके आपके एंटीबॉडीज कौन कौन से इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आपका थाइमस ग्लैंड एबनॉर्मलिटीज, इसके अंदर आपका थाइमस ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट रोल करता है आपकी एंटीबॉडीज को ग्रोथ कराने के लिए, और एंटीबॉडी जब ग्रोथ होती है तो आपका एसिटिल कोलिन रिसेप्टर डैमेज होता है। एंड लास्ट है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये रिसर्च स्टडी के अंदर डिफरेंट टाइप के रिस्क फैक्टर जो है फाइंड आउट होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं ऑटो इम्यून मैकेनिज्म।
तो ऑटोइम्यून मैकेनिज्म में ऑलरेडी हमने डिजीज के अंदर डिस्कशन कर रखा है कि आपके बॉडीज का इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के सेल्स को, आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ये डिजीज कंडीशन डेवलप होती है। जैसे आपका एंटीबॉडीज है, इसने आपके रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आपका एसिटिल कोलिन मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है और आपकी मसल्स कंटिन्यूसली आपकी वीकनेस हो जाती है। नेक्स्ट आपका एंटीबॉडीज इन्वॉल्व। अब कौन कौन से एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हैं जो आपकी इस कंडीशन को जनरेट करते हैं? नंबर 1 है आपका एंटीबॉडीज एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स। जो आपका एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडी है वो आपका एसिटिल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज करता है। नेक्स्ट एंटीबॉडीज है मसल्स स्पेसिफिक काइनेज MUSK। एंड थर्ड है आपका लिपोप्रोटीन रिलेटेड प्रोटीन 4। इस तरीके से 4 एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो आपकी कंडीशन को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है आपका थाइमस ग्लैंड एबनॉर्मलिटीज। अब थाइमस ग्लैंड का क्या रोल रहता है? थाइमस ग्लैंड आपके एंटीबॉडीज रिलीज करती है और ये देखा गया है रिसर्च स्टडीज के अंदर, जिन लोगों को माइस्थेनिया ग्रेविस है ऐसे पेशेंटों के अंदर थाइमस ग्लैंड का एनलार्जमेंट देखा गया, प्लस काफी सारे केसेस में ट्यूमर भी देखा गया है। तो थाइमस ग्लैंड का एनलार्जमेंट और ट्यूमर से क्या रिलेशन है कि जैसे आपके माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन डेवलप होती है, वहां पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराने के लिए ये थाइमस ग्लैंड इंपॉर्टेंट रोल करती है। और जैसे ही आपकी थाइमस ग्लैंड एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट कराती है, अपना मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज करती है, इसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है, तो थाइमस ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। लेकिन जब अनकंट्रोल्ड आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए वर्क करती है, तो कभी कभी ये ट्यूमर का फॉर्मेशन भी करने लग जाती है। तो एनलार्जमेंट को थाइमिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं और सम टाइम आपका जो ट्यूमर बनता है उसको हम थाइमोमास कहते हैं। तो ये आपका ट्रिगर करने के लिए माइस्थेनिया ग्रेविस का कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल करती है। लास्ट है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर जैसे इन्फेक्शन है, स्ट्रेस है, कुछ सर्जरी अगर हुआ है, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर डिफरेंट टाइप के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप हो सकता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके जॉइंट्स के अंदर। एंड ल्यूपस एरिथेमेटस होता है जो आपका एंटीबॉडी जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब आपका ये जो कंडीशन है किस तरीके से डेवलप होता है, तो जैसे आपने देखा कि सबसे पहले क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आपकी बॉडी का एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स को डैमेज करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे आपके डिफरेंट टाइप के जो रिस्क फैक्टर अभी हमने डिस्कशन किए, उसके अंदर आपका वायरल है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये क्या करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। जैसे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और एंटीबॉडीज कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल है? एंटीबॉडी AChR एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज जो डैमेज करेगा, एंटीबॉडीज MUSK जो अभी हमने डिस्कशन किया, एंड एंटीबॉडीज लिपोप्रोटीन 4। ये इस तरीके से आपका 4 एंटीबॉडीज जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो एंटीबॉडीज हैं बाइंडिंग साइट यानी जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स है वहां पर जाकर के अटैच हो जाएंगे। जैसे आपने ये देखा, ये आपका एसिटिल कोलिन रिसेप्टर है और यहाँ पर ये जो एसिटिल कोलिन एंटीबॉडी है ये आपका यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर नहीं होगा। मसल्स तक जब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं पहुंचेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, मसल्स का वीकनेस शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी कि एंटीबॉडीज बाइंड टू एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स, तो इस वजह से क्या होगा, डिक्रीज द नंबर ऑफ फंक्शनल एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी जो रिसेप्टर्स हैं, जो फंक्शनल रिसेप्टर्स हैं वो आपके डैमेज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे।
जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके नॉर्मल है, और इस यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे करके आपके रिसेप्टर जो है डैमेज हो जाएंगे। और डैमेज जितना आपका डैमेज हो जाएगा रिसेप्टर, फिर आपका एसिटिल कोलिन ट्रांसफर नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेमोरी। ये जिसके अंदर दो टाइप की आपकी मेमोरी होती है, ये आपका प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका कंडीशन है। जैसे आप यहाँ पर एसिटिल कोलिन रिसीव हो रहे हैं नॉर्मल के अंदर, लेकिन माइस्टीनिया ग्रेविस में क्या होगा, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये आपके डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज होने की वजह से आपका एसिटिल कोलिन ट्रांसफर नहीं होगा और मसल्स आपकी एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट क्या होगा, डिक्रीज एसिटिल कोलिन बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स। जितने आपके रिसेप्टर्स कम होंगे उतने ही आपके एसिटिल कोलिन भी आपका जो बाइंडिंग होगा वो भी आपका कम हो जाएगा। और दोनों ही कंडीशन कम होने की वजह से क्या होगा, इम्पेयर्ड न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। जो आपका न्यूरो यानी नर्व का जो सिग्नल है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो आपके मसल्स तक नहीं ट्रांसफर होगा, और दोनों में क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मसल्स वीक हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस। जैसे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा, मसल्स आपकी वीक हो जाएगी, और ये कंडीशन आपकी क्या लाएगी, माइस्टीनिया ग्रेविस। तो माइस्टीनिया ग्रेविस के अंदर ओवरऑल डिस्कशन करें कि आपकी बॉडीज के एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, कंटिन्यूसली ब्लॉक करते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, और आपका न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर नहीं हो पाता है मसल्स के लिए, और आपका मसल्स जो है कंटिन्यूसली वीक हो जाता है। सीवियर मसल्स वीकनेस, दैट इज कॉल्ड माइस्टीनिया ग्रेविस। अब माइस्टीनिया ग्रेविस कंडीशन की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आपके देखने को मिलेगा, यानी साइनस सिम्टम्स आपके क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मली हमने डिस्कशन किया कि मसल्स का वीकनेस हो रहा है, तो इसके अंदर जो सिम्टम्स आएंगे वो आपकी मसल्स वीकनेस के आएंगे। सबसे पहले जो चेंजेस आएगा, ऑक्यूलर मसल चेंजेस। नेक्स्ट आएगा फेशियल मसल चेंजेस, बल्बर मसल चेंजेस। बल्बर मसल चेंजेस मतलब हेड एंड नेक के अंदर जो मसल्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड बल्बर मसल चेंजेस, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट टाइप की स्पीकिंग, सॉलोइंग जैसी आपकी डिफिकल्टी नजर आएंगी। नेक एंड लिम्ब मसल्स चेंजेस, रेस्पिरेटरी मसल चेंजेस। अगर रेस्पिरेटरी मसल चेंजेस आएगा तो क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। रेस्पिरेटरी मसल्स क्या है आपकी, डायफ्राम एंड इंट्राकॉस्टल मसल्स। एंड स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाएगी, तो डिफिकल्टी इन द वॉकिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं ऑक्यूलर मसल चेंजेस। जैसे आपकी आई की मसल्स वीक हो जाएंगी, ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था कि ब्लरी विजन आएगा, डबल विजन आएगा, तो आपकी आई की मसल्स क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मूवमेंट नहीं कर पाती है ड्यू टू द वीकनेस। वीकनेस की वजह से सबसे पहला आपका साइन क्या आएगा, टोसिस। टोसिस मीन्स ड्रूपिंग आईलिड। जैसे आप नॉर्मल आईलिड यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका नॉर्मल आई है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं और स्लीपिंग के टाइम इसको क्लोज करते हैं, यानी इस पे आपका कंट्रोल रहता है टेम्परेरी, और आप इसको क्लोज एंड ओपन करते हैं। लेकिन अगर आपका टोसिस कंडीशन आ जाएगा तो आपका जो अपर आईलिड है ये थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो जाएगा। दोनों आईज के अंदर आप चेक कर सकते हैं, ये आपका ड्रूपिंग आईलिड है, ये आपका नॉर्मल आईलिड है। ये आपका नॉर्मल आई ओपन है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो अपर आईलिड है ये थोड़ा सा नीचे की ओर ड्रॉप डाउन हो गया है। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो अपर आईलिड है वो आपका नीचे की ओर आई को आपका क्लोज कर रहा है। तो जैसे ये आपका अपर आईलिड नीचे की ओर आता है, दैट इज कॉल्ड टोसिस कंडीशन, यानी ड्रूपिंग आईलिड। नेक्स्ट है आपका डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन। जैसे आप पेशेंट हैं, अगर आप सामने वाले को देख रहे हैं तो वो आपको डबल नजर आने लग जाएंगे। नेक्स्ट आपका फेशियल मसल चेंजेस। तो फेशियल मसल चेंजेस में क्या आएगा, डिफिकल्टी इन द स्माइलिंग और फ्राउनिंग। जैसे आप डिफरेंट टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं,
स्माइलिंग करते हैं, एंगर करते हैं, तो आप इसके अंदर डिफिकल्टी होगा, आप अपना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका बल्बर मसल चेंजेस। बल्बर मसल चेंजेस के अंदर आपके डिफरेंट टाइप की हेड और नेक के अंदर जो मसल्स होती हैं उसके अंदर आपके चेंजेस आते हैं। जैसे नंबर 1 है आपका डिस्पेजिया, यानी डिफिकल्टी इन द सॉलाइन। नॉर्मल सॉलाइन के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आप फूड पार्टिकल माउथ से सॉलाइन करते हैं तो आपका जीआई ट्रैक्ट के अंदर यानी ईसोफेगस के अंदर ये आपका फूड पार्टिकल ट्रेवल करता है। लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी इन द सॉलोइंग हो रही है और यहाँ पे आपकी मसल्स वीकनेस है और अच्छे से आपका एपिग्लोटिस क्लोज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फूड पार्टिकल्स का कुछ पार्ट आपका एपिग्लोटिस से होते हुए ट्रैकिया के अंदर ट्रेवल कर रहा है और कुछ पार्ट आपका ईसोफेगस के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका फूड पार्टिकल अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है तो आपका गैस्ट्रिक कंडीशन हो सकता है, लंग्स आपके कोलैप्स हो सकते हैं और आपका कंडीशन सीवियर हो सकता है। तो इस तरीके से आपका डिस्पेजिया के अंदर सॉलोइंग इन द डिफिकल्टी इन द सॉलोइंग। नेक्स्ट आपका डिसरथिया। डिसरथिया के अंदर क्या होता है, स्लर्ड स्पीच। जैसे आप नॉर्मली स्पीकिंग कर पाते हैं तो आपकी मसल्स जो है एक्टिवेट होती है, लेकिन अगर आपकी मसल्स क्या होगा, वीक हो जाएगा तो आपको स्लर स्पीच होने लगेगा। नेक्स्ट आपका नेक एंड लिम्ब मसल्स। नेक और लिम्ब मसल के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा, जैसे आप नॉर्मल अभी गेस्ट से पोस्चर मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर नेक की अगर मसल्स वीक हो जाएंगी तो ये हेड को क्या है, स्ट्रेट नहीं रख पाएंगे। स्ट्रेट न रखने की वजह से क्या होगा, आपका जो नेक है ये आपका नीचे की ओर ड्रॉप डाउन हो जाएगा, या जिसको हम बोलते हैं हेड ड्रूप ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द नेक मसल्स। ये कंडीशन आपका डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्म्स एंड लेग वीकनेस। जैसे आपका कंडीशन आएगा इसके अंदर आपका फेस ड्रूपिंग, लेफ्ट आर्म वीकनेस, प्रॉब्लम इन द स्पीकिंग, लॉस ऑफ बैलेंस, ब्लर विजन एंड सीवियर हेडेक, ये आपकी कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। आर्म एंड लेग वीकनेस होगा तो आपका हैंड्स के आपके मोशन नहीं कर सकते हैं, जैसे आप मूवमेंट करते हैं डिफरेंट टाइप की रेंज ऑफ मोशन करते हैं, एक्सटेंशन करना है आपको, फ्लेक्शन करना है आपको, कोई डेली रूटीन एक्टिविटी करना है, तो ये कंडीशंस आप नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द मसल्स वीकनेस। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर क्या है, आपका डायफ्राम है एंड इंटरकोस्टल मसल्स है। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स अगर आपके वीक हो जाएंगी तो एक्टिवेट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर नहीं होगा तो आपको डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग होने लगेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्निया। नेक्स्ट आपका शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, आप कंप्लीटली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं कर पाएंगे और आपका सैचुरेशन फॉल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स अगर आपकी वीकनेस हो जाएंगी तो इसके अंदर क्या है, डिफिकल्ट इन द वॉकिंग, जो भी आप डेली रूटीन एक्टिविटी वर्क करते हैं जिसके अंदर आपका स्केलेटल सिस्टम वर्क करता है वो आप नहीं कर पाएंगे। अनस्टडी गेट, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के गेस्चर मेंटेन कर पाते हैं, पोजीशन मेंटेन कर पाते हैं, वो आप इसमें नहीं कर पाएंगे, जिसके अंदर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके अंदर शोल्डर वॉकर, यानी शोल्डर आपका इस डायरेक्शन में मूव करता है। नी नॉकर, नी नॉकर आप देख पा रहे हैं आपके दोनों नी आपस में अटैच होने लग जाते हैं। ट्विस्ट इन लीन, ट्विस्ट इन लीन के अंदर आपका जो पेशेंट है वो आपका इस तरीके से मूव करता है और आपका जो कर्वेचर है वो आपका वन डायरेक्शन में चला जाता है। एंड हिप हाइकर, हिप हाइकर के अंदर आपका एक हिप डाउन जाता है और एक हिप थोड़ा सा हाइक हो जाता है। इस तरीके से आपके पोजीशन चेंज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेडी गेट। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, यानी इस कंडीशन को किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट को जीबी सिंड्रोम हुआ है, कि मास्टीनिया ग्रेविस हुआ है, कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका सीवियर वीकनेस होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मसल्स का स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो मसल स्ट्रेंथ के अंदर डिफरेंट टाइप के आपके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, कुछ हिस्ट्री कलेक्शन होती है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द अर्ली साइन, assess the disease progression and rule out the other causes of the
सिम्टम्स। नेक्स्ट है आपका एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई के अंदर क्या है आपका, जैसे आपका ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या थाइमस ग्लैंड का एनलार्जमेंट पता करने के लिए एमआरआई करते हैं। अगर थाइमस ग्लैंड का एनलार्जमेंट है, इट मींस आपके एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए थाइमस ग्लैंड आपका इंपॉर्टेंट रोल कर रही है। नेक्स्ट है आपका लुम्बार पंक्चर यानी सीएसएफ एनालिसिस। सीएसएफ एनालिसिस ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, दो पोजीशन में करते हैं, लाइन पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन। दो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, L3 एंड L4 वर्टिब्रा के बीच में से आपको प्रिक करना है एंड L4 एंड L5 वर्टिब्रा के बीच में से प्रिक करना है। लुम्बार पंक्चर यानी एलपी निडल को प्रिक करना है और आपको सैंपल लेना है और इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंड करना है, जिससे आप डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज हैं जो आपके माइस्थेनिया ग्रेविस से लिंक है, इनके बारे में पता लगाया जा सके, इसलिए हम लुम्बार पंक्चर यानी सीएसएफ एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्व कंडक्शन स्टडी। नर्व कंडक्शन स्टडीज के अंदर क्या है, आपका जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जो आपका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, इसका स्पीड क्या है, यानी ब्रेन से ट्रांसफर होकर के मसल्स तक पहुंच रहा है तो वो किस स्पीड में पहुंच रहा है, इसका फाइंड आउट करने के लिए नर्व कंडक्शन स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका डिवाइस है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये जो पैर में अटैच किए गए हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की स्टिमुलस देंगे और स्टिमुलस देने के बाद ब्रेन से आपका मोटर सिग्नल जनरेट होगा और वो किस तरीके से जनरेट होकर रिप्लाई आ रहा है, ये इसके अंदर हम वेव्स के रूप में इसका फाइंड आउट करते हैं। स्पीड ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर या नर्व सिग्नल्स, तो इसके अंदर इम्पल्सेस देंगे, इम्पल्सेस यानी बाहर से हम स्टिमुलस देंगे और ब्रेन से आपका नर्व कंडक्शन जनरेट होगा और उसका स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड लगाते हैं और मॉनिटर के अंदर आपका वेव जनरेट होता है। अगर आपकी वेव्स अच्छे से जनरेट हो रही है, इसका मतलब आपका नॉर्मल न्यूरो ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन अगर वेव्स जनरेट अच्छे से नहीं हो रही है या स्लो हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिले ट्रांसमिशन हो रहा है या बहुत कम ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जिसकी वजह से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि आपका मसल जो है वीक हो रहा है। नेक्स्ट है आपका आइस पैक टेस्ट। जब आपको ऑकुलर प्रॉब्लम होती है यानी ऑकुलर मसल्स माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, उसके अंदर हम आइस पैक टेस्ट करते हैं। ये आइस पैक टेस्ट आप घर पे भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए या हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेशेंट है, ये आपका नॉर्मल आई है और लेफ्ट आई के अंदर क्या हो गया है, टोसिस हो गया। टोसिस जो अभी ऑकुलर मसल्स के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड हो गया है, ये आपका जो आईलिड है थोड़ा सा नीचे की ओर ड्रॉप डाउन हो गया है। अब आपको क्या करना है, फ्रिज में से आपको एक आइस पैक लेना है, जैसे आइस पैक लेना है और आइस पैक को 2 to 5 मिनट्स के लिए आपको यहाँ पर प्लेस करना है, जेंटली प्रेस करना है। 2 to 5 मिनट्स के बाद आपको इस आइस पैक को हटाना है। जैसे आप हटाओगे तो आप देख पाओगे ये जो आई इतना जो क्लोज था, ये आपका आई थोड़ा सा ओपन हो जाता है। ओपन का मतलब जो आपका आईलिड था ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट होके ऊपर की ओर चला जाता है और आपका थोड़ा सा आई पहले से अच्छा ओपन होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका पॉजिटिव आइस पैक टेस्ट। पॉजिटिव आइस पैक टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने आइस पैक लगाया तो जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसिटिल कोलिन हो रहा था, एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था, आइस पैक लगाने से उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या हो गया, आपका थोड़ा कम हो गया, थोड़ा स्टॉप हो गया और आपका कंडीशन है जो टोसिस कंडीशन है उसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया। तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं आइस पैक टेस्ट, या घर पे भी कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 to 5 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। इंप्रूवमेंट अगर नजर आ रहा है टोसिस के अंदर, सजेस्ट ए पॉजिटिव टेस्ट एंड सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ ऑकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस। और इससे फाइंड आउट लगा लिया हमने कि आइस पैक लगाने से अगर आई ओपन हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो पेशेंट को ऑकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं मैनेजमेंट, यानी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा।
कंडीशन हमने समझ लिया कि एसिटिल कोलिन रिसेप्टर है डैमेज हो रहे हैं, एंटीबॉडीज की वजह से हो रहा है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो परमानेंट इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? कुछ मेडिसिन वगैरह से, कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट करके इसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो एग्जैक्ट क्योर फॉर द माइस्थेनिया ग्रेविस, बट सम मेडिकल मैनेजमेंट कैन इम्प्रूव द कंडीशन। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसे हम एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स या इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा फेरेसिस। ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर इन्फेक्टेड प्लाज्मा को रिप्लेस किया जाता है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स क्या करती हैं? जो आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से आपका एक कंडीशन जनरेट हो रहा है माइस्थेनिया ग्रेविस का, जैसे आप इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव से आपका नॉर्मल हो जाता है और आपका कंडीशन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। तो इस तरीके से आपका मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं। नंबर 1, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं? आपके ब्लॉक द इम्यून सिस्टम, जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से प्रिवेंट करने के लिए एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के रूप में भी यूज करते हैं। एग्जांपल क्या है मेडिसिन आपका? प्रेडनिसोन एंड मेथिलप्रेडनिसोलोन। तो ये ड्रग्स हम यूज करेंगे टू ब्लॉक द इम्यून सिस्टम। जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम ब्लॉक होगा, आपका ऑटो इम्यून जो कंडीशन जनरेट हो रहा है वो थोड़ा सप्रेस होगा और आपका कंडीशन इंप्रूव होगा। प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस के अंदर पेशेंट की प्लाज्मा को एक्सचेंज किया जाता है विद द हेल्दी प्लाज्मा, जिसके अंदर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ से ब्लड आपका पंप के द्वारा लिया जाता है, सेपरेट किया जाता है। प्लाज्मा सेपरेटर के द्वारा आपका प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हेपरिन इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपका ब्लड क्लॉट ना हो जाए, या सिट्रेट पंप भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आप एक यूज कर सकते हैं, चाहे आप सोडियम सिट्रेट या आपका हेपरिन। जैसे यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से प्लाज्मा को पंप के द्वारा सेपरेट कर लिया जाएगा, और ये जो प्लाज्मा ये आपका इन्फेक्टेड प्लाज्मा है और इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर जो ब्लड सेल्स आएगा, प्लस यहाँ से सब्स्टिट्यूशन प्लाज्मा यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यहाँ से वापस इंजेक्ट किया जाएगा, और यहाँ से आपकी ब्लड सेल्स आ जाएंगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और दोनों को यहाँ पर मिक्स करके पेशेंट की बॉडी में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? प्लाज्मा फेरेसिस, मींस एक्सचेंज ऑफ द प्लाज्मा। नेक्स्ट है आपका इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स क्या करती हैं? जो हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम हुआ है उसको सप्रेस करती हैं, उसके फंक्शन को मिनिमाइज करती हैं, जिसकी वजह से जो आपका कंडीशन जनरेट हो रहा है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट है एग्जांपल क्या है आपका? साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, प्रेडनिसोन एंड मेथिलप्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट है आपका कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, तो कॉलिनेस्टरेज क्या होता है? आपका एक एंजाइम, कॉलिनेस्टरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? एसिटिल कोलिन को यानी न्यूरोट्रांसमीटर को डैमेज करता है, यानी ब्रेक डाउन कराता है, यानी इसका डिस्ट्रक्शन कराता है। तो जैसे हम कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स ड्रग देंगे, इनहिबिटर्स क्या करेगा? ये जो एंजाइम है इसके फंक्शन को स्टॉप करेगा, ब्लॉक करेगा। जैसे इसका फंक्शन है ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारा जो एसिटिल कोलिन जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो आपका स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होने की वजह से हमारा जो माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन है वो आपका इंप्रूव हो जाएगा। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स में यूज होती हैं? नियोस्टिग्माइन एंड पाइरिडोस्टिग्माइन। ये कॉमनली ड्रग्स हैं जो आपके कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स के रूप में यूज होती हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। ये अभी जो हमने डिस्कशन किया था ये था आपका मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आपका वीडियो असिस्टेड थाइमेक्टोमी, क्योंकि इस डिजीज में क्या होता है? थाइमस ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, थाइमोमास बनता है और ट्यूमर भी आपका फॉर्मेशन होता है। तो
वीडियो असिस्टेड थायमेक्टोमी के अंदर क्या किया जाता है, थाइमस ग्लैंड को रिमूव किया जाता है बाय द यानी लेजर सर्जरी के द्वारा। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली आपका जनरल अनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे इंसिजन लगा करके और इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे आपका थाइमस ग्लैंड रिमूव होता है, आपका जो हेल्प मिल रहा था एंटीबॉडी प्रोडक्शन में वो आपका कम हो जाता है और आपका जो कंडीशन है मास्टेनिक ग्रेविस उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसको हम रोबोट असिस्टेड थायमेक्टोमी भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका मशीन इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाता है और रोबोटिक असिस्टेड है, यानी एक सर्जन पूरा कंप्लीटली सर्जरी मशीन के द्वारा इसको ऑपरेट करके 3D विजुअलाइजेशन में इसको इजीली कर सकता है। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी एज ए नर्स अगर आपके पास मास्टेनिक ग्रेविस का पेशेंट आ जाए तो एज ए नर्स आपका क्या क्या रोल है। नंबर 1 है रेस्पिरेटरी स्टेटस। तो जैसे आपने देखा कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वीक हो जाती हैं, जिसके अंदर आपके पेशेंट को डिस्निया होने लग जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लग जाती है। तो एज ए नर्स आपका क्या रोल है, मॉनिटर द रेस्पिरेशन रेट, मॉनिटर द सैचुरेशन, पेशेंट का सैचुरेशन कितना मेंटेन हो रहा है, पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट क्या चल रहा है, उसका वाइटल कैपेसिटी क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। व्हाई इट मैटर, इसका रीजन क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ माइथेनिया और कोलिनर्जिक क्राइसिस, नीड फॉर द वेंटिलेटरी सपोर्ट। अगर आप क्लियरली सैचुरेशन चेक करते हैं, रेस्पिरेशन रेट को चेक करते हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या आपके पेशेंट को वेंटिलेटर का सपोर्ट नीड है या नहीं है, इसका आपको इजीली एंड अर्ली फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट सोलोइंग है रेस्पिरेशन रिस्क में क्या है, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका पेशेंट है, जैसे आपकी बल्बर मसल्स में प्रॉब्लम आ रहा है, डिफिकल्टी इन द सोलोइंग हो रहा है और कुछ पार्टिकल आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है, ट्रैकिया में जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है, पेशेंट की एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, यानी पेशेंट का फूड पार्टिकल आपका ट्रैकिया में जाता है, पेशेंट गैस्ट्रिक में जा सकता है। तो क्यों मॉनिटर करना है, कफ स्ट्रेंथ, गैग रिफ्लेक्स, वॉइस क्वालिटी आफ्टर सिप्स ऑफ वाटर। रीजन क्या है, प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया एंड एंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका ऑकुलर एंड फेशियल मसल्स फैटिग, टोसिस प्रोग्रेशन, डिप्लोविया, फेशियल जूम, जो आपके पेशेंट को डिप्लोपिया कंडीशन जनरेट हो रही है या टोसिस कंडीशन जनरेट हो रही है, ये आपको मॉनिटर करना है। रैशनल क्या है, गाइडेड रेस्ट पीरियड्स एंड आई केयर मेजर्स, जल्दी से जल्दी आपके टोसिस का आई केयर हो सके या डिप्लोपिया का अर्ली ट्रीटमेंट हो सके, इसलिए आपको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट आपका मेडिकेशन इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स, टाइमिंग वर्सेस सिम्टम रिलीफ, साइन ऑफ कोलिनर्जिक एक्सिस, सलाइवेशन, डायरिया, ब्रेडिकार्डिया, ये आपको सिम्टम्स मॉनिटर करना है, यानी कोई भी आपके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मेडिकेशन के, वो आपको मॉनिटर करना है। वाई, रैशनल क्या है इसका, एंश्योर ऑप्टिमल डोजिंग एंड अवॉइड ओवर मेडिकेशंस, अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं उसका ओवरडोज हो रहा है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, अगर कोई मेडिकेशन का साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। साइकोसोशल स्टेट में आप क्या क्या कंडीशन मॉनिटर करना है, एंजाइटी हो रहा है पेशेंट को, डिप्रेशन हो रहा है एंड कोपिंग रिसोर्सेज। रीजन क्या है, क्रॉनिक फटीग से बचाने के लिए, विजुअल वीकनेस एंड कैन इंपेयर सेल्फ स्टीम, तो ये कंडीशन आपका चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम इसके अंदर जनरेट होगा, किस तरीके से आपका नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म होगा और उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, यानी हाउ टू फॉर्म द नर्सिंग केयर प्लान। तो नंबर 1 डायग्नोसिस इसका फॉर्म होगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस का मतलब हमारे पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, रेस्पिरेटरी मसल्स आपकी वीक हो रही हैं, बल्बर मसल्स वीक हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, आपका जो कफ का फॉर्मेशन हो रहा है, वो अच्छे से आप क्या नहीं कर पा रहे, बाहर क्लियर नहीं कर पा रहे। रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस, किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो रहा है पेशेंट को, इसका आपके पास क्या एविडेंस है, नंबर 1 शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ,
पेशेंट जो है कंप्लीटली ब्रेथ नहीं ले पा रहा है। वीक कफ, पेशेंट जो है कफ आउट नहीं कर पा रहा है। प्लस डिक्रीज ब्रेथ साउंड, और जो ब्रेथ साउंड जो क्लियर होना चाहिए वो आपका क्लियर साउंड नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप स्टेथोस्कोप लगा करके लिसन करेंगे तो उसके अंदर जो साउंड आता है वो आपका क्लियर साउंड नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से एक डायग्नोसिस आपका फॉर्म होता है। सेकंड डायग्नोसिस फॉर्म होगा आपका एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर वीकनेस। एक्टिविटी इंटॉलरेंस का मतलब जो आप डेली लाइफ में जो आप रूटीनली एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सारी चीजें जो करते हैं उसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है। यानी क्यों हो रही है? ड्यू टू द न्यूरोमस्कुलर वीकनेस। एविडेंस क्या है? क्या प्रूफ है कि पेशेंट को वीकनेस हो रहा है? बाय द फटीग, इनएबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। पेशेंट हमारा फटीग है, पेशेंट हमारा वीक है, प्लस जो डेली रूटीन में जो लोग एक्टिविटी करते हैं वो भी हमारा पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक्टिविटी जो डेली आप करते हैं वो आपकी स्टॉप हो गई है। इस तरीके से आपका दो नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म होता है। अब इस दो नर्सिंग डायग्नोसिस के बेस पर आपको नर्सिंग केयर प्लान फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम नर्सिंग डायग्नोसिस लेते हैं। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस related to respiratory muscle weakness, evidenced by the shortness of breath, weak cough, and decreased breath sound. स्टेप्स आपकी होगी: असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, इंटरवेंशन, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले क्या है? हमारा पेशेंट है सब्जेक्टिव डाटा, यानी जो भी हमारा पेशेंट बोलेगा वो हम इसके अंदर रिटर्न करते हैं सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। तो हमारा पेशेंट क्या कह रहा है? आई फील लाइक आई कैन नॉट कैच माई ब्रेथ। यानी पेशेंट स्टाफ को बोल रहा है कि आई फील लाइक आई कैन नॉट कैच माई ब्रेथ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी सांस को नहीं ले पा रहा, यानी आई हैव अ ब्रीथिंग डिफिकल्टी। मैं अपनी सांस को कैच नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी सांस को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है? आपके पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। अब ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आप कैसे इसको चेक करोगे कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है? नंबर वन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हमने देखा कि पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग हो रही है। प्लस इनइफेक्टिव कफ, पेशेंट आपका कफ आउट नहीं कर पा रहा है। प्लस डिक्रीज ब्रेथ साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन। जैसे हमने स्टेथोस्कोप लगाया पेशेंट के चेस्ट पर, पेशेंट के बैक साइड, तो पेशेंट का जो साउंड आता है, जो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन आता है, डिफरेंट टाइप के साउंड जनरेट होते हैं, वो भी पेशेंट के अंदर क्लियर साउंड नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। और भी कंफर्मेटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं? सैचुरेशन चेक कर सकते हैं। और पेशेंट का सैचुरेशन 90 से बिलो जा रहा है, 80 से बिलो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? पेशेंट के टिश्यू के अंदर भी टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, पूरी तरीके से प्रॉपर आपका टिश्यू ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव डाटा कर सकते हैं। अब इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस जो आपने फॉर्म किया है उसको यहाँ पर रिटर्न करना है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। अब इसको गोल बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है कि ये जो पेशेंट की प्रॉब्लम है, अब हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम को इंप्रूव कर सकते हैं, वो हमारा गोल रहेगा। तो हमारा गोल क्या है? द पेशेंट विल मेंटेन ए क्लियर एयरवे विद इफेक्टिव कफ एंड नॉर्मल ब्रेथ साउंड विद इन 48 आवर्स। यानी हमने गोल सेट किया है, ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि 48 आवर्स के अंदर, यानी 2 डेज के अंदर हमारा पेशेंट जो इनइफेक्टिव एयरवे हो रहा है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। प्लस इफेक्टिव कफ हो रहा है, जो यहाँ पर इनइफेक्टिव कफ हो रहा है, कफ को क्लियर नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर इफेक्टिव कफ करेगा। एंड नॉर्मल ब्रेथ साउंड, जो ब्रेथ साउंड आपका नहीं आ रहा है वो भी आपका नॉर्मल ब्रेथ साउंड आएगा विद इन 48 आवर्स। ये हमने टारगेट सेट कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटी करोगे, क्या क्या पेशेंट के लिए वर्क करोगे, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग और इंटरवेंशन। तो प्लानिंग आपको क्या करना है? नंबर वन, assess respiration rates, rhythm, effort and oxygen saturation every 4 hourly। यानी पेशेंट के लिए हमने प्लान कर लिया कि हम एवरी 4 आवरली के अंदर पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट चेक करेंगे,
पेशेंट का रिदम चेक करेंगे। रिदम का मतलब एक रेस्पिरेशन ले रहा है, उसके बाद सेकंड रेस्पिरेशन ले रहा है, तो वो इंटरवल पर हो रही है या ऐसा हो रहा है कि कभी रेस्पिरेशन जल्दी से लिया फिर बीच में आपका स्लो हो गया फिर जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन ले रहा है। तो एक रिदमिक रेस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी इंस्पिरेशन देन एक्सपिरेशन देन पॉज, देन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन देन पॉज, एक रेगुलर इंटरवल पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रेगुलर इंटरवल पर हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिदमिक रेस्पिरेशन। उसके बाद एफर्ट, यानी कफ को रिमूव करने के लिए पेशेंट हमारा कितना एफर्ट कर रहा है, प्लस ऑक्सीजन सैचुरेशन, हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या चल रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये हमें एवरी 4 आवरली चेक करना है। साथ ही साथ इसका रैशनल, ये जो आपने प्लानिंग किया है, ये जो आपने इंटरवेंशन किया है, इसका रैशनल क्या है, इसका रीजन क्या है, इसको हमें क्यों करना है, इसके बेनिफिट क्या है, तो हमें रैशनल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रैशनल लिखना है। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग अलाउ अर्ली डिटेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज। फ्रीक्वेंट का मतलब जो हमने डिसाइड किया है, हमने प्लानिंग किया है कि एवरी 4 आवरली पेशेंट की हम रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करेंगे। तो इसका रीजन ये है कि फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करने से हमारे पेशेंट को रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो हम इजिली मॉनिटर कर पाएंगे। यानी फ्रीक्वेंटली मॉनिटर अलाउ द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जितना हम फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करेंगे पेशेंट का प्रॉब्लम अर्ली हमको पता चल जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, अर्ली डिटेक्शन करना। नेक्स्ट प्लानिंग क्या करना है, एनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेस एवरी 2 आवरली। सेकंड, हमने प्लानिंग किया है कि हम अपने पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे कराते हैं, बाय द इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, जिसमें आपने देखा होगा 3 बैलून रहते हैं और आप इंस्पिरेशन करते हैं एक्सपिरेशन करते हैं तो आपके 3 बैलून जो है अप डाउन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो उसके द्वारा हम क्या कराएंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे प्लस कफिंग एक्सरसाइज कराएंगे। कफिंग एक्सरसाइज में हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराएंगे कि अपने कफ को बाहर निकालिए एवरी 2 आवरली। 2 आवरली हमें प्रैक्टिस कराना है कि कफ को निकालिए कफ को निकालिए। तो ये हमने दूसरा प्लानिंग किया है। रैशनल क्या है, इससे क्या होगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हेल्प प्रिवेंट एटेलेक्टासिस एंड प्रमोट क्लियरेंस। यानी एक्सरसाइज कराएंगे कफिंग एक्सरसाइज, इससे क्या होगा, जो हमारे पेशेंट का जो म्यूकस है जो स्टिक हो रहा है वो आपका क्लियर होगा। क्लियर का मतलब बाहर निकलेगा। प्लस एक्सरसाइज से क्या हेल्प मिलेगा, जो एटेलेक्टासिस है, एटेलेक्टासिस का मतलब क्या होता है, जो आपके लंग्स हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो आपका कोलैप्स हो जाता है, यानी आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लंग्स तक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। अगर बार बार आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो जो ब्लॉक्ड हुआ है, जो नैरो हुआ है आपका ट्रैक, वो आपका ओपन हो जाता है। ये हमारा रैशनल है। थर्ड प्लानिंग हमने क्या करना है, पोजीशन द पेशेंट इन सेमी फॉलर और हाई फॉलर पोजीशन टू फैसिलिटेट लंग एक्सपेंशन। आपने देखा होगा कि पेशेंट को अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो हम पेशेंट को हाई फॉलर या सेमी फॉलर पोजीशन दे देते हैं। हाई फॉलर का मतलब पेशेंट को हम 90 डिग्री एंगल पर सिटिंग करवा देते हैं, या सेमी फॉलर थोड़ा सा 60 और 70 के बीच में आपको पेशेंट को लिटा देते हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी रेस्पिरेशन रेट है उसमें इंप्रूवमेंट होता है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी से इंप्रूवमेंट मिलता है। रैशनल क्या है, अपराइट पोजीशन इंप्रूव डायफ्रामेटिक मूवमेंट एंड ऑक्सीजनेशन। यानी जैसे हम पेशेंट को हाई फॉलर और सेमी फॉलर पोजीशन में बैठा लेंगे, हमारे पेशेंट का जो डायफ्राम है वो मूवमेंट करेगा, प्लस हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव होगा। लास्ट है हमारा प्लानिंग एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, एग्जाम्पल एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट लाइक पायरिडोस्टिग्माइन ऑन टाइम। नेक्स्ट हमारा जो पेशेंट को मेडिकेशन जो एडवाइस किया गया है वो हमें पेशेंट को देना है। इससे क्या होगा, मेडिकेशन इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट। जो हमारा मेडिसिन है वो मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यानी मसल्स जो वीक हो गई है वो आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस रेस्पिरेटरी एफर्ट, यानी पेशेंट हमारे जैसी मसल्स स्ट्रेंथ होगा, पेशेंट हमारा रेस्पिरेशन के लिए एफर्ट करेगा और हमारा सैचुरेशन इंप्रूव हो जाएगा।
तो हमने 4 प्लानिंग किया है। नेक्स्ट करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो हमने प्लानिंग किया है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, यानी उसको हमें पेशेंट पर अप्लाई करना है। कैरिड आउट रेस्पिरेटरी असेसमेंट एज शेड्यूल्ड, जो हमने प्लानिंग किया था कि हम मॉनिटर करेंगे, हमने मॉनिटर कर लिया। टॉट पेशेंट एंड फैमिली डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेस या टेक्निक्स, जो हमने प्लानिंग किया था कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे प्लस आपके कफिंग एक्सरसाइज कराएंगे, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन ऑन टाइम, जो मेडिकेशन हमने देना था टाइम पर वो भी हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया। लेकिन एक हमने इसके अंदर पॉइंट नहीं किया, पेशेंट को जो सेमी फॉलर पोजीशन पे मेंटेन करना था वो हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। तो इसके अंदर ये कंपलसरी नहीं है कि हमने प्लानिंग 4 किया है तो हमको 4 ही इम्प्लीमेंट करना है। कभी कभी क्या होता है, हमने प्लानिंग तो बहुत कर लिया, हमने सोच तो बहुत लिया पेशेंट के बारे में, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन हम पेशेंट पर इम्प्लीमेंट कुछ ही चीजें कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट हमने रिमूव किया है कि आप जितनी प्लानिंग करते हैं इट्स नॉट कंपल्सरी टू ऑल द इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट आपका इवेल्यूशन आएगा कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। आपने प्लानिंग कर लिया, आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, पेशेंट पे अप्लाई भी कर दिया, अब आपके पास रिजल्ट्स क्या आते हैं, क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, उसको हमें इवेल्यूशन के अंदर लिखना है। इवेल्यूशन हमारा आ रहा है रिजल्ट्स। पेशेंट मेंटेन ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 95%, यानी पेशेंट हमने ये सारी चीजें करने के बाद हमने मॉनिटर चेक किया तो उसमें क्या आ रहा है 95% और उससे ज्यादा हमारा पेशेंट का सैचुरेशन आ रहा है, कभी 96 हो जाता है, कभी 97 हो जाता है। इसका मतलब हमारा पेशेंट का ये जो इंटरवेंशन किया हमने ये इंप्रूव हो गया। नेक्स्ट आपका कफ बिकेम मोर इफेक्टिव, जो पेशेंट हमारा कफ आउट नहीं कर पा रहा था वो अभी आउट कर पा रहा है। ब्रेथ साउंड इंप्रूव्ड विद नो एबनॉर्मल सीक्रेशन नोटेड, जो हमने गोल किया था कि हमारे पेशेंट का ब्रेथ साउंड है वो नॉर्मल होगा, वो भी आपका नॉर्मल हो गया। और पेशेंट का सीक्रेशन भी आपका नोटेड नहीं हो रहा है, जो एबनॉर्मल नोटेड नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, हमारे पेशेंट के अंदर ये जो हमने प्लानिंग किया था, इंप्लीमेंट किया था, ये आपका सक्सेसफुल रहा। तो इस तरीके से आपका नर्सिंग केयर प्लान फॉर्म होता है। नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान फॉर्म करना है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर वीकनेस। तो इसमें पेशेंट हमारा क्या बोलता है, आई गेट टायर्ड इजिली इवन विद द स्मॉल टास्क, यानी पेशेंट हमारा बोल रहा है कि मैं बहुत जल्दी ही टायर्ड हो जाता हूं इवन स्मॉल टास्क। स्मॉल टास्क का मतलब जो डेली रूटीन एक्टिविटी करता है, बहुत ही कम एक्टिविटी करता है तुरंत टायर्ड हो जाता है। तो इसको कैसे ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है, मसल्स वीकनेस आफ्टर मिनिमल एक्टिविटी, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, हमारे पेशेंट के मसल वीकनेस होती है, जरा सा वर्क किया तुरंत मसल वीकनेस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो हमने फॉर्म किया था उसको आपको यहाँ पर रिटेन करना है। अब आपका टारगेट क्या सेट करना है, यानी गोल एंड ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, द पेशेंट विल डेमोस्ट्रेट इम्प्रूव्ड टॉलरेंस टू एक्टिविटी, हमारा पेशेंट इंप्रूव करेगा, जो डेली एक्टिविटी करने से जो टायर्डनेस आती है उसमें आपको इंप्रूव होगा। विद द पार्टिसिपेशन इन एडीएल विद मिनिमल फटीग विद इन 3 days, यानी हमने जो टारगेट सेट किया है वो 3 days का सेट किया है। एडीएल का मतलब एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जैसे आप बाथिंग करना है, आपका ब्रश करना है, आपका घर में मूवमेंट करना है, जो भी आपके घर के रूटीन के डेली वर्क रहते हैं उसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। ये हमने सेट किया है, अपना टारगेट सेट किया है आपका 3 days के अंदर। इंटरवेंशन क्या करना है, क्या क्या हमको प्लानिंग करना है, असिस्ट लेवल ऑफ फटीग एंड एबिलिटी टू परफॉर्म एडीएल्स ईच शिफ्ट, यानी हमारा जो पेशेंट है उसको एवरी शिफ्ट के अंदर फटीग का लेवल चेक करना है कि पेशेंट को हमारे को कितना फटीगनेस हो रही है, प्लस कितना पेशेंट हमारा एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कर पा रहा है ईच शिफ्ट के अंदर। ईच शिफ्ट का मतलब मॉर्निंग में चेक करना है, इवनिंग में चेक करना है एंड नाइट शिफ्ट में चेक करना है। रीजन क्या है, हेल्प मॉनिटर प्रोग्रेशन एंड रेस्पॉन्स टू केयर, जैसे हम केयर करेंगे तो हमारा पेशेंट कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है ये हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट प्लानिंग है शेड्यूल फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स बिटवीन एक्टिविटीज, जो भी पेशेंट डेली एक्टिविटीज करेगा
परफॉर्म करेगा उसके बीच में हमें रेस्ट प्रोवाइड कराना है। इससे क्या होगा, रेस्ट प्रिवेंट्स एक्सर्वेशंस ऑफ मसल्स फटीग। रेस्ट बीच में प्रोवाइड करने से क्या होगा, हमारी जो मसल्स हैं वो एक्स्ट्रा ओवर टायर्ड नहीं होंगी, यानी एक्सर्वेशंस ऑफ मसल्स फटीगनेस बचाने के लिए आपको बीच बीच में क्या देना है, गैप देना है। थर्ड हमने प्लानिंग किया है assist with ADLs as needed and encourage gradual increases in activity level। पेशेंट जो डेली एक्टिविटी कर रहा है उसमें आपको एज ए असिस्टेंस की तरह काम करना है, आपको थोड़ा सपोर्ट देना है। इससे क्या होगा, वो एक्टिविटी करने में थोड़ा इंप्रूवमेंट फील करेगा। सपोर्ट मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड प्रिवेंट ओवर एग्जर्शन। ज्यादा थक ना जाए पेशेंट, ज्यादा टायर्ड ना हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा असिस्ट कराना है। And number 4, administer medication as prescribed by the physician, example pyridoxysteroid at the optimum times before the activity। ये मेडिकेशन क्या वर्क करेगा, मेडिकेशन इंप्रूव न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एट पीक एक्टिविटी टाइम्स। तो इस तरीके से हमने प्लानिंग कर लिया। रैशनल में इंप्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, जो आपने प्लानिंग किया है इसको इंप्लीमेंट करना है। मॉनिटर्ड फटीग लेवल एंड एडियल परफॉर्मेंस, एनकरेज पेसिंग ऑफ एक्टिविटीज विद द एडुकेट रेस्ट। यानी यहाँ पे जो आपका है वही आपको पास्ट टेंस में करके इसको वापस रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे प्रोवाइड आएगा तो ये आपका प्रोवाइडेड हो जाएगा, यहाँ पे एडमिनिस्टर आएगा तो ये एडमिनिस्टर्ड हो जाएगा, यहाँ पे असिस्ट आया है यहाँ पे असिस्ट हो जाएगा या मॉनिटर हो जाएगा, यहाँ पे शेड्यूल लिखा है यहाँ पे शेड्यूल्ड है, प्लस वो एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया है। एडजस्टेड केयर शेड्यूल टू अलाइन विद द मेडिकेशन इफेक्ट्स। नेक्स्ट आप चेक करते हैं रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट्स आते हैं, पेशेंट रिपोर्टेड लेस फटीग आफ्टर परफॉर्मिंग एडीएल। यानी हमारे पेशेंट ने हमको वर्बलाइज किया कि आई एम नॉट टायर्ड आफ्टर इवन परफॉर्मिंग सम डेली रूटीन एक्टिविटीज। पेशेंट हमसे बोल रहा है कि मैं डेली एक्टिविटीज रूटीन कर रहा हूं लेकिन मुझे थकान नहीं हो रही, मुझे फटीगनेस नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ है। प्लस पेशेंट कंप्लीटेड ग्रूमिंग एंड लाइट टास्क विद मिनिमल असिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारा पेशेंट ग्रूमिंग भी मेंटेन कर पा रहा है। ग्रूमिंग का मतलब अगर डेली एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है, इट मींस ग्रूमिंग मेंटेन कर पा रहा है। तो इस तरीके से आपका नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस, यानी माइस्थेनिया ग्रेविस का अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया या इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो आपके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। माइस्थेनिया क्राइसिस, आपका मसल्स कंप्लीटली वीक हो जाएंगे, कंप्लीटली पैरालिसिस हो सकती हैं और बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे। रेस्पिरेटरी फेलियर, आपके रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, आप वेंटिलेटर का भी नीड पड़ सकता है, पेशेंट बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाएगा। डिस्फेजिया एंड एस्पिरेशन, पेशेंट को डिफिकल्टी हो सकती है सॉलोइंग में और एस्पिरेट भी कर सकता है। पेशेंट का फूड पार्टिकल जो है लंग्स के अंदर जा सकता है, लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। मालन्यूट्रिशन एंड वेट लॉस, पेशेंट को मालन्यूट्रिशन हो सकता है क्योंकि आपको डिस्पेजिया हो रहा है, पेशेंट अच्छे से डाइट नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी हो सकता है। एंड ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस, आईज के अंदर डिफरेंट टाइप के आपके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। लास्ट है आपका प्रिवेंशन। माइस्थेनिया ग्रेविस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए ये आपका ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट कुछ ट्रिगर फैक्टर हैं जो आपके रिस्क फैक्टर हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवॉइड ट्रिगर्स। ट्रिगर्स किसकी वजह से होता है, ट्रिगर्स का मतलब आपका जो माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन है वो सीवियर किस रीजन की वजह से हो सकता है, उनको हम बोलते हैं ट्रिगर्स। इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट होना है। स्ट्रेस, फटीग, एक्सट्रीम हीट, कोल्ड एंड सर्टेन मेडिकेशन कैन वर्सन द माइस्थेनिया ग्रेविस, अवॉइड देम व्हेन पॉसिबल। ये जो ट्रिगर फैक्टर हैं, स्ट्रेस है, फटीग है, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड है, इनको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए आपको वैक्सीनेशन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना है, जितना हो सके आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करना है। मेडिकेशन अवेयरनेस, अवॉइड और यूज कॉशन विद द ड्रग दैट कैन वर्सन द माइस्थेनिया ग्रेविस, एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड मैग्नीशियम। ये जो ड्रग्स हैं जो आपका
मेडिकेशन अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं आपकी माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन को और सीवियर करती हैं। नेक्स्ट, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे और फॉलोअप करेंगे तो आप जो क्राइसिस का कंडीशन है, जो कॉम्प्लिकेशन का कंडीशन है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। एडरेंस टू मेडिकेशंस like taking prescribed cholinesterase inhibitors and immunosuppressant at directed help control symptoms. नेक्स्ट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, मेडिकेशन ले सकते हैं, योगा कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन मतलब ध्यान केंद्रित जो करते हैं आप लोग। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, वेल बैलेंस डाइट लेंगे तो इससे आपका जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, मान न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, सॉलिड डिफिकल्टी आपका इंप्रूव होगा। रेस्ट एंड एनर्जी कंजर्वेशन, प्लान एक्टिविटीज विद द रेस्ट ब्रेक टू अवॉइड फटीग एक्सर्शन कैन ट्रिगर मसल वीकनेस। अगर आप ओवर एक्टिविटी करते हैं, मसल्स एक्स्ट्रा टायर्ड होती हैं, तो उसकी वजह से आपका कंडीशन सीवियर हो सकता है। थायमेक्टोमी इफ नीडेड, थाइमस ग्लैंड को आप रिमूव कर सकते हैं इन केस ऑफ नीडेड। एंड इमरजेंसी प्लानिंग, इमरजेंसी प्लानिंग यानी माइस्थेनिया क्राइसिस अगर होता है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको लेना है। तो इस तरीके से आप कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका समराइजेशन। तो समराइजेशन में क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस आपका ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स जनरेट होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द रिलेटेड टू द मसल्स वीकनेस, जिसके अंदर आपके वीकनेस के अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वीकनेस की वजह से आपके डिफरेंट टाइप की मसल वीकनेस होती है, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस होती है, ऑकुलर मसल वीकनेस होती है। ऑकुलर मसल की वीकनेस की वजह से डिफरेंट टाइप के आपकी आई के सिम्टम नजर आने लग जाते हैं। रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस की वजह से आपका डिस्निया होने लग जाता है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होने लग जाता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हम बात करें तो आपका एमआरआई करके हम पता लगा सकते हैं, नर्व कंडक्शन डिक्रीज कर सकते हैं, आईज टेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमने डिस्कशन किया था इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स प्लस आपका एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, और सर्जिकल के अंदर यानी कह सकते हैं प्लाज्मा फेरेसिस, एक्सचेंज ऑफ द प्लाज्मा करके आप ये कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। रिकैपिटुलेशन का मतलब होता है रिकैप, जो भी आपने डिस्कशन किया है उसका एक रिकैप, यानी डिजीज के बारे में रिकैप करना। तो रिकैप हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है कि माइस्थेनिया ग्रेविस आपका ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर आपके जो रिसेप्टर्स हैं, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर, वो डैमेज हो जाते हैं। एसिटिलकोलिन ट्रांसफर नहीं हो पाता है जिसकी वजह से आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, स्प्लेटल मसल वीकनेस हो जाती है, ऑकुलर मसल वीकनेस हो जाती है, रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस हो जाती है। रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस होने की वजह से आपका डिस्निया होने लग जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाता है, सैचुरेशन फॉल होने लग जाता है। ऑकुलर मसल वीकनेस की वजह से आपका डबल विजन होने लग जाता है, डिप्लोपिया होने लग जाता है, प्लस आपका टोसिस का कंडीशन जनरेट होने लग जाता है। नेक एंड हेड की मसल्स की वीकनेस की वजह से आपका डिफिकल्टी इन द स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन द टॉकिंग, डिफिकल्टी इन द सॉलिंग होने लग जाता है। ये कंडीशन आपकी डेवलप होती है। ट्रीटमेंट में हमने डिस्कशन किया कि ट्रीटमेंट आपका इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी आप लिख सकते हैं, आइस पैक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, थाइमेक्टोमी यानी थाइमस ग्लैंड को रिमूव करा सकते हैं, और आपका जो कंडीशन है माइस्थेनिया क्राइसिस का उससे हम इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट आपका कंक्लूजन, माइस्थेनिया ग्रेविस मैनेजेबल ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, यानी मसल जो वीकनेस हुई है मेडिकेशन के द्वारा, सम थेरापीज के द्वारा आप इस कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस करा करके, अर्ली ट्रीटमेंट करा करके इस कंडीशन को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कशन किया था माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। आई होप इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अर्ली वीडियो फाइंड आउट करने के लिए, लेक्चर फाइंड आउट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।